वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हम पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे थे जिसमें हम अंतर के बिंदु कुछ देख रहे थे। कुछ ऐसे तथ्य हैं या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि ये आया कहाँ से। जैसे अधिकांश तौर पर धन विधेयक, साधारण विधेयक का अंतर पूछा जाता है कि कौन सा धन विधेयक है, कौन सा साधारण विधेयक है। ये मेंस नहीं, प्रीलिम्स लेवल पर भी पूछा जाता है। तो ऐसे तथ्य यूपीपीएससी बहुत पूछता है। 2-3 कथन दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो उसमें ऐसे तथ्यात्मक प्रश्नों को आपको जो है दिया जाता है। इसके लिए आपको तभी आपसे ये बनेगा जब अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे तो चीज़ें आपसे बनेंगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर मोटे मोटे तौर पर हम एक एक शब्दावलियों को समझेंगे पॉलिटी से संबंधित जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो कल के वीडियो में भी हमने कुछ देखा था, आज 2-3 चीज़ें और हैं, उनको आज हम कवर करेंगे। तो ये 2 पार्ट आपके इस टॉपिक से रिलेटेड रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की। मंत्रिपरिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल क्या होता है। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। अभी मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, आपने देखा ही होगा। मंत्रिमंडल भी नया बना है अभी। तो इसमें आपने इसका जैसे अगर आपने न्यूज़ में देखा है तो कौन कौन का कैबिनेट मंत्री बना है, कौन राज्य मंत्री बने हैं, देखा होगा। ठीक है, तो न्यूज़ से लगातार जुड़े रहने का यही फ़ायदा होता है। कई सारी चीज़ें आपको वहीं पर क्लियर हो जाती हैं। मंत्रिपरिषद ये एक सरकारी कार्यों के लिए एक साथ बैठक नहीं करती हैं। इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। इनमें सभी शक्तियां प्राप्त हैं और परंतु कागजों में। इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है। तो ये जो है मंत्रिपरिषद की बात हुई। और यह एक संवैधानिक निकाय है। संविधान में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद की बात कही गई है। ये संविधान के अनुच्छेद है, ठीक है, जो कि मंत्रिपरिषद के बारे में बताती है। इसका आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है कि इसका आकार कितना होगा, मतलब कितना बड़ी ये हो सकती है। लेकिन एक बड़ा निकाय होता है, ये मान सकते हैं। 60 से 70 मंत्री हो जाते हैं इसमें सामान्य तौर पर। और इसका आकार का वर्गीकरण इसमें नहीं दिया गया संविधान में। इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री समय और स्थिति को देखकर करता है। यह ब्रिटेन में विकसित संसदीय व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय निकाय के रूप में वर्गीकृत है। अतः वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1952 में मंत्री को मंत्रिपरिषद का सदस्य बताया गया है, चाहे उसे जिस नाम से पुकारा जाए। इसमें उपमंत्री भी शामिल होते हैं और यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा इसकी 3 श्रेणियाँ याद रखें, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ये मंत्रिपरिषद के भाग होते हैं। इसके बाद मंत्रिमंडल क्या होता है, तो मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है। इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। केवल कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं। अतः यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है और यह निकाय की तरह भी होता है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करता है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय लेता है। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं, सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। ये वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हैं और उसके कार्य करते हैं। तो मंत्री परिषद का एक भाग मंत्रिमंडल कहलाता है। जैसे कैबिनेट मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल कहलाएंगे। यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है और ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था, इसको बाद में संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन, यह अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या की गई है और यह है कि प्रधानमंत्री अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है तो मंत्रिमंडल कहलाएगा। ये 352 की बात है। इसके कार्यों और शक्तियों का विवरण नहीं दिया गया कि इसके कार्य क्या होंगे, शक्तियाँ क्या होंगी। हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय परंपराओं पर आधारित है और यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। तो कुल मिलाकर मंत्रिमंडल जो है ये भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा, क्योंकि भाग तो मंत्रिपरिषद का ही है। तो जो प्रावधान मंत्रिपरिषद के लिए है वो सब इस पर लागू होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मंत्रिपरिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है। एक्चुअल में इन दोनों शब्दों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आप अच्छे से अब क्लियर कर पा रहे होंगे।
इसके बाद अगला हम जो देख रहे हैं स्थगन और 17 अवसान। स्थगन क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा स्थगन प्रस्ताव आया, तो किन किन जो निकाय है उनका स्थगन हो सकता है, और 17 अवसान क्या कहलाता है। तो स्थगन से तात्पर्य होता है कि यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, ना कि सत्र को। यह सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है और यह किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता, क्योंकि वही काम दोबारा होने वाली बैठक में किया जा सकता है। लेकिन सत्रावसान का मतलब क्या होता है, यह न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को समाप्त करता है, सत्र का अवसान कर दिया। इसे राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। यह भी किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है कि पिछले सत्र में ये काम बचा हुआ था। ब्रिटेन में सत्रावसान के कारण विधेयक या फिर अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में वो कार्य समाप्त नहीं माना जाएगा, जो लंबित रह गया है कार्य वो अगले सत्र में नोटिस देकर पूरा किया जा सकता है। इसके बाद निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसको समझते हैं। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य होता है। यह किसी एक मंत्री या फिर मंत्रियों के समूह या फिर पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। वहीं यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों का या फिर कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। अगर लोकसभा में पारित हो तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना जरूरी नहीं होता है। तो एक हिसाब से निंदा जहाँ पर की जा रही है तो निंदा प्रस्ताव किसी भी मंत्री या फिर मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसके रेफरेंस को जरूर समझिएगा, यहाँ से प्रश्न बना है एग्जाम में। लोकसभा में से स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य नहीं है, जबकि निंदा प्रस्ताव का कारण बताना जरूरी होता है। स्वीकारने का कारण बताना जरूरी है। यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव। अगर अविश्वास हुआ है तो पूरी मंत्रिपरिषद जाएगी। यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर इतनी मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद से तात्पर्य समझ रहे हैं, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री भी आ रहे हैं, राज्य मंत्री भी आ रहे हैं, उप मंत्री भी आ रहे हैं, मतलब सभी त्यागपत्र देंगे। एक हिसाब से सरकार ही गिर जाएगी, ठीक है ना। तो ये निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव की धारणा हुई। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जल्दी से कमेंट करके बताएं अगर चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। इसके बाद सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, इनसे तात्पर्य क्या है। तो सरकारी विधेयक क्या होता है, इसे संसद में मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। ये सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। जो सत्तारूढ़ दल होता है उनकी नीतियाँ क्या हैं वो बताएगा। संसद के द्वारा इसे पारित होने की पूरी उम्मीद होती है। सदन द्वारा स्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए, ठीक है। अगर सरकारी विधेयक आ रहा है तो 7 दिन का नोटिस देना जरूरी है। इसे संबंधित विभाग के द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक कौन से होते हैं, तो सदन में गैर सरकारी विधेयक भी कई बार आते हैं। इसे संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। संसद में तो काफ़ी सारे सदस्य होते हैं। यह सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। इसे संसद में पारित होने की कम उम्मीद होती है। इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा सदन में पेश करने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए 1 माह का नोटिस होना चाहिए। इसका निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। तो ये डिफरेंस होता है गैर सरकारी विधेयक और सरकारी विधेयक में। इसके बाद साधारण विधेयक और धन विधेयक क्या होता है। साधारण विधेयक इसे लोकसभा या फिर राज्यसभा में कहीं भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे या तो मंत्री के द्वारा या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो मंत्री भी कर सकता है, गैर सरकारी सदस्य भी फिर से स्थापित कर सकता है। यह बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधन या फिर अस्वीकृत कर सकते हैं। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक भी सकती है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला भी सकता है। इसके लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि इसे मंत्री ने पुनः स्थापित किया है तो इसे अस्वीकृति या फिर पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भी भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर ये हो गया साधारण विधेयक। अब धन विधेयक देखिए, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो पहली चीज़ जो बहुत बार पूछी गई, इसे सिर्फ लोकसभा में स्थापित किया जा सकता है। इसे सिर्फ मंत्री के द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। कोई गैर सरकारी सदस्य से पुनः स्थापित नहीं कर सकता। इसे सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है।
इसे राज्यसभा कोई संशोधन या स्वीकृत नहीं कर सकती। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती। 14 दिन के बाद अगर राज्यसभा ने पारित कर दिया तो पारित माना जाएगा, अगर रोक के रख लिया तो भी पारित माना जाएगा। इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता होती है, प्रमाणन की जरूरत होती है। इसे सिर्फ लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता, इसलिए संयुक्त बैठक का उपबंध भी नहीं है। तो ये तथ्य बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। धन विधेयक के मामले में कोई संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते राष्ट्रपति, कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, ठीक है। और इसके लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है और इसे अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। तो ये धन विधेयक के प्रावधान है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। विशेष तौर पर इसको अच्छे से पढ़ना है और याद भी करना है, क्योंकि चीज़ें यहाँ से बनती हैं, इन तथ्यों से प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ अंतर के बिंदु देखे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़े रहें चैनल के साथ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड बैचेस से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे सारी PDF सारे कोर्सेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।